हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं, जिसमें हर रोज़ दोपहर 1 बजे हम जुड़ते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं और समझते हैं कि बाज़ार की आने वाली दिशा किस तरीके से रहने वाली है, किस तरीके से आपको इस बाज़ार में चलना चाहिए, और तमाम जो आपके प्रश्न होते हैं, जो आशंकाएं होती हैं शेयर बाज़ार को लेकर के, उनको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ गौरव बिस्सा जी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इनक्रेड कैपिटल के। गौरव जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं आगे भी अपना महत्वपूर्ण समय आप समय समय पर हमारे दर्शकों को देते रहेंगे, और जो आपका ज्ञान है उससे हमारे तमाम दर्शक जो है वो लाभान्वित होते रहेंगे। गुड आफ्टरनून आपको और धन्यवाद निमंत्रण देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न सर, तो जरा हम आपसे बाजार पर ही जानना चाहेंगे, और 18,000 के बेहद नज़दीक निफ्टी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रुकावट, लंबे समय से बाजार जहां पर इंतज़ार कर रहा था, यहीं से बार बार पलट करके वापस जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जो आज का इंट्राडे हाई है वो 17,977 का है, और उन्हीं के आसपास 17,970 के आसपास बाजार इस समय कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मान के चलें कि बाजार अब इस रैली को, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद, इस रेजिस्टेंस को पार करने में कामयाब होगा, या आपको लगता है अभी भी 18,100 18,200 वो एक बड़ी रुकावट बना हुआ है निफ्टी के लिए आने वाले समय के लिए? देखिए, जब बड़ी गिरावट आती है और एक स्विफ्ट नहीं बट एक ग्रेजुअल वे में अगर गिरावट आती है तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आपको बन जाते हैं चार्ट्स पर। तो जैसे पिछला जो रेजिस्टेंस था वो 17,800 का, और कल जो हमने देखा क्लोजिंग बेस पे, तो एक अच्छी ब्रेकआउट हमको देखने मिली है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे डेली चार्ट्स पे निफ्टी स्पॉट के अंदर। अब उसके बाद अगर एक एक पड़ाव पार हो गया, अब दूसरा पड़ाव जैसे आपने कहा है 18,200 स्पॉट के आसपास में दूसरा पड़ाव हमको देखने मिल सकता है। वो पार हुआ तब हम 18,500 के लिए बात करेंगे। तो अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे 19,000 के डायरेक्टली लेवल्स मिल जाए, वो डिफिकल्ट है। मल्टीपल हर्डल्स को पार करना पड़ेगा तब जाके आपको ये मिलेगा, क्योंकि जैसे आप चार्ट देखेंगे, जब हमने गिरना शुरू किया था 18,900 के आसपास से, तो आप देखेंगे सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बने थे। तो जो हर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे उभरते आएगा, अपडेट होता रहेगा वो। तो एक वर्टिकल रैली सच नहीं देखने मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 18,200 जो है वो एक कुछ समय में आपको देखने मिल सकता है, वहां पे रिव्यू करना होगा। जी, तो 18,200 पे एक बार रिव्यू करना होगा। लेकिन सर, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो लोग निवेशक हैं खास तौर से, क्या उनके लिए सही समय आ गया है कि अगर 2 4 6 महीने, साल, 1.5 साल का नज़रिया हो तो आप पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शक जो है वो इंट्राडे ट्रेड से ज़्यादा 6 8 महीने, 2 4 महीने, 5 महीने, साल भर या उससे लंबी अवधि के नज़रिए के साथ जो दर्शक हैं वो निवेश करते हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया, या आपको लगता है कि थोड़ा सा चौथी तिमाही के जो बाकी नतीजे हैं उनको और देख लिया जाना चाहिए, उसके बाद पैसे लगाने चाहिए? मेरे सबसे आ गया है। देखिए, आप निफ्टी को मत देखिए, आप देखिए कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने प्रदर्शन दिखाया है। वहां पे आपको उसी तरह की तेजी देखने नहीं मिली है। अब अप्रैल जो था थोड़ा आपको स्टेबिलिटी देखने मिला, थोड़ी उछाल आपको देखने मिली है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। बट मेजरली जो राइज आपको देखने मिलती है कि जब निफ्टी 1,000 पॉइंट बढ़ गया, 1,200 पॉइंट गया, तो आप सोचेंगे कि मिड जबरदस्त तेजी आनी चाहिए, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, नजर है। जी। तो ये एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, जहां पे निफ्टी और उसके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बट जो ब्रॉडर मार्केट है वो स्टेबल हो चुका है और अभी तक बहुत ज्यादा अपसाइड देखने मिली नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके पास मिड कैप में अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो आप कोई भी रैंडमली स्टॉक उठा लीजिए, ये उस तरह से नहीं प्ले करना है। लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है कि यहाँ पे निवेशक जो है वो अपना पैसा इसमें डालना शुरू कर दे, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो आप भी जो है समय आ गया है, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो निवेश करते रहना चाहिए आपको। लेकिन कोई भी शेयर में पैसे ना लगाएं, देख करके, समझ करके, और गौरव जी जैसे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करके, समझ करके फिर अपने पैसे को लगाएं। लेकिन इस बीच वंदना जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून वंदना जी, और आपका प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि वो हम बाकी दर्शक जो हैं वो हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके में आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। कितने शेयर आपने ले रखे हैं, कितने समय के लिए रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, तमाम जानकारी के साथ आप हमें अगर अपना प्रश्न भेजेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे हम उतने ही विस्तृत तरीके से आपके पोर्टफोलियो को और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में चर्चा कर सकें।
चलिए, आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सज्जन गोयल जी हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। सज्जन जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए, अब वैसे तो आपका नाम ही सज्जन है, तो हम मान के चल रहे हैं बहुत ही हाँ जी, सज्जन हाँ पुरुष हैं आप। जी, बताइए हाँ सर, जी। क्या करते हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे जी। पास 150 शेयर्स हैं उसके ग्लोबल हेल्थ के। जी, ग्लोबल हेल्थ के। हाँ जी, 472 कैरेट के। अच्छा अच्छा, क्या और क्या सोच के लिया हुआ आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकेंगे आप? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, मिनिमम 5 ईयर। अच्छा, मिनिमम 5 ईयर। तो हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा एक अच्छा, है मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो भी मैं 150 है। वो भी 150 है मेरे पास 439 पे। 439 के ग्लोबल हाँ, हेल्थ तो में तो ये आपको पूछना था। हाँ, ये अच्छा खासा 5 प्रॉफिट हो ईयर रहा के है? लिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ग्लोबल हेल्थ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 5 साल का ये नजरिया है पूछना सर। था जी कि जी बताइए। इसको अगर 5 साल रखे तो क्या टारगेट होगा इसका, और अगर ऐड करना चाहें तो कौन सा दोनों में से ऐड करें ताकि ज्यादा बेनिफिट रहे। ठीक है, तो ये हाँ दोनों जी। ही इन्होंने जो है फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां ली हुई है। ग्लोबल हेल्थ सर इनके पास है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। 5 साल का नज़रिया है, एवरेजिंग भी करना चाह रहे हैं और शेयर भी खरीदना चाह रहे हैं। इन दो में से कोई भी कंपनी आपको ऐसी लग रही है कि जहाँ पर इनको और ऐड करना चाहिए, और इन दो के अलावा अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी 5 साल के नज़रिए के लिहाज से? देखिए, पहला जो शेयर मुझे उनकी ऑडियो नहीं आ रही थी, मैं जो आपके बातों से समझ पाया हूं, जो ग्लोबल हेल्थ है, देखिए हाँ रिसेंट लिस्टेड है। जी, ग्लोबल हेल्थ अ, पहला है जो कि इन्होंने हम्म 472 के आसपास लिया है, और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर है। सो अगर ग्लोबल हेल्थ की बात कीजिए, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, तो यहाँ पे उतनी हिस्ट्री है नहीं कि मैं पोजीशन 5 साल के दूं। 1 साल से कम की हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन जो नजर आ रहा है यहाँ पे कि एक अपट्रेंड में फिलहाल स्टॉक है। इसके आप वीकली चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। और अभी एक बार स्टॉक जो है एक बार 540 को पार करेगा तो कंफर्मेशन कंटिन्यूशन ट्रेंड का आपको देखने मिल जाएगा। तो इनको मैं कहूँगा आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। 464 रुपये का आप इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए, 460 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे का जगह तो एग्जिट कीजिए और उसको आप राइड करते रहिए जब तक ये जो सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा मौका है आपको उसको होल्ड करके राइड करने के लिए, तो यहाँ पे दिक्कत बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मैक्स हेल्थ केयर की, यहाँ पे स्टॉक जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे 460-70 पे जाता है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मैं कहूँगा आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, खराब नहीं है। और थोड़ा प्राइस स्क्वीज हो रहा है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रेक्शन है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे एक मोमेंटम स्पीड आपको देखने मिल सकता है। तो इनके लिए मैं जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो होगा 410 का। उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो आप एग्जिट कीजिए। और उसको आपको थोड़ा टाइम करेक्शन लगेगा, मुझे यहाँ से गिरावट बड़ी लगने रही है, लेकिन टाइम करेक्शन आपको थोड़ा इसमें देखने मिल सकता है, बट इसमें स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है सर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच जो है वंदना सिंह जी का प्रश्न अब ले लेते हैं। वंदना जी का सवाल सर है इन्फोसिस के ऊपर। अब इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 1250 के भाव पर। कह रही हैं कि 10 साल इसे होल्ड कर सकती हूँ और ऐड करना चाहती हूँ। प्रेजेंट टाइम में करूं या फिर और गिरने की उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के नतीजे हमने देखे और नतीजे अच्छे नहीं रहे। उसके बाद हमने देखा कि एक दिन के अंदर ही 10% से ज़्यादा की 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है, 1250 की इनकी खरीद है, 1252 पे चल रहा है। काफ़ी लंबा नज़रिया है। अभी सर इतने लंबे नज़रिए के साथ आईटी दिग्गज इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए और ख़रीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं दो चीजें यहाँ पे कहूंगा। पहली चीज ये कि अगर आपका नजरिया 10 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, 15 साल का है, अगर आपका इस तरह का नजरिया है तो आपको खुद भी मॉनिटर करना पड़ेगा शेयर को, और आपको बेसिकली एक व्यू लेना होगा फंडामेंटल्स के ऊपर। टेक्निकल्स के ऊपर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं पे अगर कोई मूविंग एवरेज के नीचे आ गया या कहीं पे कोई ब्रेकडाउन वगैरह के करीब आ गया तो चार्ट स्ट्रक्चर बदल गया तो हमारा व्यू भी बदल सकता है। मैं नहीं बोला डेली बेस पे, आप मंथली चार्ट देखिए वहां पे। बट कहने का मतलब है कि अगर आपका नजरिया 10 साल का है तो आपको ज्यादा एम्फोसिस जो है वो आपको फंडामेंटल्स पे देना चाहिए, और एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट के लिए आपको उसमें टेक्निकल इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टॉक के इटसेल्फ की अगर बात कीजिए तो स्टॉक 20-22 साल से अप ट्रेंड में है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड को देखने मिली है। अपने 10-12 साल के राइजिंग वेज ब्रेकआउट को ये रिटेस्ट करके स्टॉक उधर ही है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए थोड़ी एवरेजिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को फ्रेश यहाँ पे दिलवाया है।
और मेरा ये नजरिया अगले 18 से 24 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है फिर से फ्रेश लेफ्ट टाइम हाई बना सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज 20 साल से अप ट्रेंड में है तो अगले 2 3 4 साल तो ये अप ट्रेंड में रहेगी, ये अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा 10 साल का नजरिया तो नहीं, लेकिन अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो यहाँ पे बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। 15% CAGR आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15% की CAGR यानी 15% सालाना ग्रोथ एवरेज जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 3 4 साल का नजरिया है, काफ़ी लंबा नजरिया है। तो समय समय पर क्वार्टरली रिजल्ट क्या कुछ कह रहे हैं, कहीं कोई ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो, क्योंकि हालांकि दिग्गज कंपनी है, बहुत कम ऐसे इशू होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कोई बड़ा इस्तीफा हो गया, कहीं कोई चेंज होता है मैनेजमेंट में, तो भी हम देखते हैं कि इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, शेयर के ऊपर दबाव देखने को मिलता है। नज़र बना करके रखिए, लेकिन अभी फिलहाल आप होल्ड करने की ही आपको सलाह है, बने रहिए आप। इस बीच अगले दर्शक के पास चलें, उससे पहले चूंकि हम बात इन्फोसिस की कर रहे हैं, तो इन्फोसिस के साथ साथ सर कल रिजल्ट्स आए विप्रो के जरा नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और विप्रो के नतीजे हमने देखा, नतीजे तो उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी का चौथी तिमाही का मुनाफा घटा हुआ दिखाई दिया है, 3087 करोड़ से घटकर 3074 करोड़ के आसपास रहा है। आय में हमने देखा 11.7% की बढ़ोतरी रही और ये 23,190 करोड़ रुपए रही। जो सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रिगर निकल के आया कि कंपनी के बोर्ड ने 12,000 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दी है और ये अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है। आपको बता दें कि पिछले 8 साल के अंदर 45,000 करोड़ रुपए के का बायबैक कंपनी कर चुकी है। और ये जो बायबैक अभी जो अनाउंस हुआ है, ये 445 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी जो है बायबैक करेगी। और 2019 में 10,500 करोड़ का बायबैक किया था, 2020 में 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा बायबैक कंपनी की तरफ से किया गया है। चार्ट पे सर विप्रो पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बायबैक की खबर से हमने देखा कि शेयर में एक अच्छा उछाल आज देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ विप्रो में, बल्कि IT पैक के अंदर जो मायूसी देखने को मिल रही थी वो भी काफ़ी हद तक आज दूर होती हुई दिखाई दी है। हरे निशान में ज़्यादातर शेयर ट्रेड कर रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी विप्रो को लेकर के? देखिए, विप्रो पे सलाह जो है काफी सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस इसमें हमको देखने मिलती है। जनरली आप जब IT की बात करते हैं तो जो फ्रंट फुट के जो आपके ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, जनरली वो आपके लास्ट बैट्समैन अगर कहा जाए तो आपके इन्फोसिस और TCS वगैरह टाइप्स के हो गए। और थोड़ा नीचे अगर आता था HCL टेक और टेक महिंद्रा हो गए, और मिड कैप्स हैं तो आपके LTIM LTDS वगैरह आपके वो हो गए। विप्रो जो है ये जनरली वो कहते हैं टीम में जो लास्ट प्लेयर होता है वो उस तरह से रहता है। मैं ये नहीं कहता स्टॉक बहुत खराब है, लेकिन मेरे ये प्रेफर्ड लिस्ट में जनरली विप्रो रहता नहीं है, क्योंकि एक स्लो मूवर है। और दूसरा, अगर आप इसके 15 16 17 18 साल के चार्ट देखेंगे तो वही लेवल पे आ चुके हैं वापस से, जहां से इसने शुरुआत की थी। तो इतना ज्यादा एक्शन आया नहीं है। तो मैं कहूंगा एक जब तक 415 के ऊपर मंथली क्लोज नहीं आता है, मैं इसको फिलहाल अवॉइड ही करूंगा जब तक वो क्लोज नहीं आती है। एक बार 415 के ऊपर क्लोज आ गई तब एक बार एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है और स्टॉक जो है वो 30 40% रिटर्न दे सकता है। बट जब तक वो 415 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहे, मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड है। अवॉइड करें शेयर को सर। यहाँ पे क्या शॉर्ट पोजीशन कोई क्रिएट की जा सकती है क्या? नहीं, देखिए, मैं IT में यहाँ से ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं हूँ। राधा मैं तो मेरा ये अनुमान है कि अगले 18 महीने में निफ्टी IT जो है नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। तो मैं वही सबसे प्ले करूंगा, मैं बाइंग के मौके ढूंढूंगा। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सेक्टर या कोई मार्केट पे अगर अच्छा लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक रैंडमली स्टॉक ले लो। मैं फिर भी सिलेक्टिव रहूंगा, क्योंकि हर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर भी आपके वीकलिंग्स रहेंगे। हर वीक सेक्टर के अंदर कुछ जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहेंगे भी। तो आप उस हिसाब से प्ले कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप निफ्टी फार्मा अभी मूव करना शुरू किया, लेकिन अगर आप पिछले 4 या 5 महीने से देखेंगे तो निफ्टी फार्मा काफी अंडर परफॉर्म किया। लेकिन उसमें से अगर आप जायडस लाइफ देखेंगे तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिला। तो एक वीक सेक्टर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक था वो। तो सिमिलरली जो आप, अगर मुझे कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मैं उसमें वीक स्टॉक को नहीं प्रीफर करूंगा, मैं उसमें जो फ्रंट फुट पे खेलने वाले स्टॉक्स है उनको प्रीफर करूंगा। ठीक सर। तो अभी फिलहाल के लिए विप्रो को अवॉइड करने की सलाह है, यहाँ से दूरी बना करके चलें। 415 के ऊपर जाता है फिर एक बार सवाल पूछिएगा कि क्या खरीदारी कर सकते हैं, फिर गौरव जी से पूछेंगे। इस बीच जो है कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। और हमारे साथ रविशु श्रीवास्तव जी ने प्रश्न किया है। इन्होंने ऊर्जा ग्लोबल के शेयर ले रखे हैं 2000 और ये इन्होंने 11 रुपये 10 पैसे पे लिए हैं। अदानी ग्रीन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1320 लेवल पे 400 शेयर। कह रहे हैं कि क्या मई के अंदर मेरा भाव आता हुआ दिखाई देगा? सर ऊर्जा ग्लोबल अब 11 रुपये का शेयर लेकर के अब 7 पे आ गया है। ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा रकम आपकी जो है वो जा चुकी है। लगातार शेयर टूट रहा है, थोड़ी सी ऊपर की खरीद भी है आपकी। 15 रुपये से सर इस साल टूटते टूटते हमने देखा जो इसने लो लेवल बनाया था वो करीब 6 रुपये 10 पैसे 6 रुपये 14 पैसे तक गया था। इस तरह के शेयरों में क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए, ताकि मतलब जो है अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं? क्या सलाह रहेगी सर आपकी?
देखिए, जब मैं क्लाइंट्स को निवेश की राय देता हूँ या मैं ट्रेडिंग की भी राय देता हूँ, तो मैं प्राइस को नहीं देखता हूँ, मैं उसके प्राइस बिहेवियर को देखता हूँ। यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं वो बाय करते हैं बिकॉज स्टॉक जो है वो 10 रुपए का है, 12 रुपए, जैसे आप आइडिया ले लीजिए, सुजलॉन ले लीजिए, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, या और कोई स्टॉक जो है वो यस बैंक हो गया। तो मुझे एक्सिस बैंक नहीं बाय करना है, वो 800 का है, मैं यस बैंक बाय करूंगा 15 का है, और कितना गिरेगा? तो जो इतना गिर चुका है, ऐसा कोई रीजन नहीं कि और ना गिरे, और अगर नहीं भी गिरे तो आपका टाइम करेक्शन काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको पैसा बनाना है। तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई बिना कोई रीजन के आपको बाय करना चाहिए। जैसे मैं ऊर्जा ग्लोबल का मैं चार्ट देखता हूँ, तो उसके डेली या वीकली चार्ट देखूँ तो ऐसा कुछ कहना कि स्टैंड आउट फीचर मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम का जो मैं कह पाऊंगा ये है कि एक बार 10 के ऊपर अगर वीकली क्लोज अगर आती है, तब इसमें एक्शन शुरू होगा। जब तक 10 के नीचे ही है, थोड़ा सा ये काउंटर जो है वीक ही रहेगा, आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया मई मंथ के लिए ही है, तो आपको इसमें पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है। आपने ऊपर से जो करेक्शन कंटिन्यूसली आते हुए रहा है, अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो पिछले 1 साल से आप देखिए हर कैंडल जो है नीचे नीचे बनते आ रहा है। तो अगर आप गिरते हुए स्टॉक को बाय कर रहे हो, एक्सपेक्ट करें कि अब तुरंत बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको समय देना होगा। आप साल भर का अगर आपका व्यू है, नजरिया है, तो प्रोबेबली आप एक बार इसमें उम्मीद कर सकते हैं। साल भर से कम का नजरिया, तो आप एग्जिट कीजिए। हम्म। चलिए सर, तो उम्मीद है कि आप जो है आपको संदेश मिल गया है गौरव जी का, और आप उसी तरीके से अपनी रणनीति प्लान करें आगे के लिए। इसलिए इस बीच अंजनी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार से हैं। अंजनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से कैसे हैं बोल रहे सर? हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? सर बिहार बेतिया से बोल रहे हैं सर। बेतिया से बोल रहे हैं, तो भोजपुरी जी। बोल लेते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर। चलिए पूछिए अपना सवाल भोजपुरी में ही आज पूछिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर हिंदी में दिलवाते हैं। और क्या करते हैं आप? सर मैं इस सेक्टर में काम करता हूँ, स्टार यूनियन डाइची में एज एन सेल्स मैनेजर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने हम इन्फोसिस में शेयर ले रही हैं 20 गो। जी पहले ओकरा 1420 पे ले रही हैं। जी। ओकरा बाद जब ये 10% गिरल, ओकरा बाद बाकी के 54 को शेयर खरीद के ओकरा के एवरेज कहनी है 1252 पे खरीद ले रही। तो अब हमारे एवरेज हो गया 1277। अगला 2 साल तक हम रख सकते नहीं एकरा के, तो का विचार बा अपने के? चलिए तो पूछे तानी गौरव जी से वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो सर इन्होंने पहले कुछ शेयर ले रखे थे, काफ़ी हाई लेवल पे थे, फिर जब नीचे गिरा तो 1250 के आसपास इन्होंने दोबारा खरीद की। 1277 ये इनका औसत भाव इस समय आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि 2 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं। अभी जो हमने इन्फोसिस पे बातचीत की, आपने विप्रो पे अपनी राय दी, क्या इन्फोसिस को लेकर के आपकी क्या राय है सर? 2 साल के नज़रिए के लिहाज से इन्हें क्या करना चाहिए? इनका 10 साल का नहीं 2 ही साल का नज़रिया है, क्या टारगेट इनके लिए हम उम्मीद करें? देखिए, जैसे मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा, वंदना जी का सवाल 10 साल के लिए था, तो मैंने तब यही कहा था कि अगर किसी का नजरिया 18 महीने से 2 साल का है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि यहाँ से एक नए लाइफ टाइम हाई को ये छू सकता है शेयर। काफी अच्छे इसमें स्ट्रक्चर वगैरह है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपका अगर शेयर है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया 2 या 3 महीने का, तो आप इसको प्रॉब्ली सोच सकते हैं एग्जिट के लिए। आपको अगर अच्छे से प्ले करना है और इसके बेस्ट ऑप्टिमल यूज करना है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 18 महीने का एक नजरिया होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि 2 साल का है, तो मुझे लगता है 2 साल में वो काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। 15% सीएजीआर आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए। चलिए, तो अगले 2 से 3 साल में आप 15% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। इस बीच जो है अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। ये हमें हितेश जी ने प्रश्न भेजा है, और हितेश बंसल जी कह रहे हैं कि, अच्छा इनका नाम दीपक बंसल है, कह रहे हैं कि मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ। पीवीआर के 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और 1804 रुपये की इनकी खरीद है, और 1 ईयर व्यू है इनका, 1 साल का नज़रिया है। कह रहे हैं प्लीज़ गौरव जी से कहिए कि मेरी मदद करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो अब इनकी खरीद जो है इन्होंने जो बताई है वो बताई है 11, एक सेकंड, इनकी खरीद का भाव जरा एक बार हम देख लेते हैं। 1800 की खरीद है, और अभी हम देख रहे हैं कि 1400 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सर फिल्में चले ना चलें, पर शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। एक समय बड़े फैंसी स्टॉक्स हुआ करते थे, कोई बड़ी फिल्म लगती थी तो हम देखते थे कि बड़ा अच्छा मूव देखने को मिलता था। फिर जब दोबारा कोविड के बाद से चीज़ें खुलने लगी, उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। इधर काफ़ी मतलब उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली है, ख़ासतौर से ये जो चाहे वो मैक्स हो या फिर पीवीआर हो। आप कैसे देख रहे हैं? 1800 की खरीद है इनकी। देखिए, अगर कोई आप शेयर में बाइंग करते हैं, निवेश कीजिए, ट्रेड कीजिए, तो मैंने आज जैसे कहा कि आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वो एक समय था जो आप
1990s में 2000 हमने बाय किया, हमने 20 साल होल्ड कर लिया। मुझे लगता नहीं कि अभी उस तरह से पैसा बनेगा, आपको एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर मैं जो पीवीआर के शेयर देख रहा हूँ, जो हमने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट इसमें कहा भी था, मैंने जो मैं फंड्स में बात करता हूँ उनको भी मैंने कहा था कि यहाँ पे टेक्निकल राय यही है कि आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन इसमें देखने को मिला है, और वीकली चार्ट्स पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे जाकर रुकेगा बोलना मुश्किल है। इमीडिएट सपोर्ट्स इसके 1400 पे है, बट जहाँ पे आपको है कि यहाँ से पूरा रिवर्सल हो जाएगा, वो एंटिसिपेट करना पॉसिबल होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ आप फिलहाल बने रहिए, 1400 का स्टॉप लॉस रखिए, वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए। बट कोई अगर उछाल आती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए, क्योंकि एक स्टॉक जो है जहाँ पे पैसा अटक गया है आपका, उसको होल्ड करके रखेंगे, आपने 2 साल 3 साल निकाल दिया, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग जाएगा। वो पैसा आपने किसी और में निवेश किया होता, वहां पे पैसा बन जाता, तो वो आपका बना नहीं, और ये स्टॉक जो है अभी भी आपका 2 साल 3 साल बाद भी आपको थोड़ा बहुत लॉस दे रहा है। तो ये चीजें नहीं करनी है। तो अगर उछाल देखने मिलती है और आपकी अगर वो कैपेसिटी के आसपास आ रहा है कि मैं इतना लॉस उठा सकता हूँ, तो वो जब आपका थ्रेशोल्ड आ जाए तो एक बार उसको एग्जिट कीजिए। सर, तो आपके लिए सलाह ये है कि जब भी कोई एक अप मूव देखने को मिले यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप नुकसान अपना इतना बुक कर सकते हैं, वहाँ बुक कर लीजिए। गौरव जी से हम आखिर में कुछ एक शेयर पूछेंगे, वहाँ पे आप पैसे लगाइए, या कहीं और किसी और एक्सपर्ट से आप पूछ करके, फाइनेंशियल प्लान से बातचीत करके, ताकि इस नुकसान की भरपाई आप वहाँ कर सकें। और समय समय पर रिव्यू ज़रूर करते रहा कीजिए अपने जो भी आप शेयर में खरीदें। इस बीच राज शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि सर, इधर कुछ दिन से पेनी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, जैसे कि मिर्जा इंटरनेशनल, आरवीएनएल, और भी उन्होंने कई सारी कंपनियों के बारे में लिखा है उनका, कि आप इन सब कंपनियों को कैसे देख रहे हैं, और इस तेज़ी में हम जैसे निवेशकों को क्या करना चाहिए। 2-3 स्टॉक्स हमने देखा काफ़ी अच्छे मूव दिखाई दिए, और ये तमाम लोगों के फैंसी स्टॉक बन गए। मिर्जा इंटरनेशनल पर सर्किट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरवीएनएल हमने देखा कि 4-5-7 सत्रों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। ऐसे ही और भी कई सारे शेयर हैं, तारापुर का जिक्र इन्होंने किया है। क्या करना चाहिए सर जब इस तरह की तेज़ी मिड कैप में खासतौर से इस तरह की रैली देखने को मिले तो? देखिए, जब ये आपका मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है, तो जो फोकस है लोगों का वो उसी में आता है जहां पे एक प्रूवन हिस्ट्री हो गई है या ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है परफॉर्मेंस का। तो आप आरएनएल का लीजिए, एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली, 25 से 50 हो गया था। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन को चार्ट में देखने मिलेगा, फिर थोड़ा ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो स्टॉक्स है जहां पे ऑलरेडी अपसाइड थी और लोगों ने उसको बैंक ऑन किया है। यहाँ पे फ्रेश मैं कहूंगा बाय ये सब स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं। देखिए मैं कह दूं चलो आप आरएनएल में एक प्राइस से बाय कीजिए, आपका स्टॉप लॉस है, अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है तो हम और आप जानते हैं कि लॉस में पोजीशन निकालना कितना मुश्किल था। ये नॉर्मल रिटेल के लिए मैं भी शायद वैसे ही करूँ, तो वो फिर क्या पटक जाएंगे, करेक्शन बड़ा आ गया। तो जो अभी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो इटरनली चलता ही रहेगा। आपको वो पकड़ना है कि अगर जो अच्छे स्टॉक्स है जैसे आरवीएल हो गया, अगर रिट्रेसमेंट अगर आते हैं तो मैं वहां पे उसको वापस बाय करूँ, मैं रैंडमली एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी गिरावट आए, सस्टेनेबिलिटी दिखे, कंसोलिडेशन देखने मिले, फिर मैं वापस उसको एंटर करूंगा। जब तक नहीं होगा मैं इसको अवॉइड करूंगा। जी, चलिए इस बीच जो है अब जरा अगले दर्शक के पास जाएं, उससे पहले जरा लगातार नतीजों का सीजन देखने को मिल रहा है। विप्रो के नतीजों पे हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक और दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र की है, एफएमसीजी सेक्टर की जरा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नतीजे आए हैं एचयूएल को लेकर के, और मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ, न सिर्फ एचयूएल पे बातचीत करने के लिए, बल्कि ओवरऑल एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ आउटलुक नज़र आ रहा है, क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही हैं, ये तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं। शौर्य, बरसात को हमने देखा कि जो है बेमौसम बरसात देखने को मिली, फिर इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि शायद मानसून हल्का रह सकता है। ऐसे में एफएमसीजी को लेकर के क्या कुछ आउटलुक दिखाई दे रहा है? जी, अगर हम पहले एचयूएल के नतीजों की बात करें तो नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। जितनी बाजार को प्रॉफिट आने की उम्मीद थी उससे कम रहा है। अब अगर हम एचयूएल का मुनाफा देखें तो 9.66% बढ़ा है, जो 2552 करोड़ रुपीस रहा। वहीं आय में भी 10% की हमें तेजी देखने को मिली थी। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ वॉल्यूम 3% घट के नजर आई है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हालत अच्छे नहीं है। लेकिन एचयूएल की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो डिमांड आउटलुक है उसमें बॉटम आउट हो गया और आगे थोड़ी अच्छी तेजी की उम्मीद उन्हें नजर आ रही है, लेकिन लैग के साथ। तो ये यहाँ पर एचयूएल के नतीजों को लेकर के तो ये स्थिति रही है कि उम्मीद पे खरे नतीजे नहीं उतरे हैं। बाकी एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर को लेकर क्या कुछ आउटलुक नज़र आ रहा है? क्योंकि एक तरफ एचयूएल की मैनेजमेंट कह रही है कि वो बॉटम आउट हो चुकी है, कि मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी मांग, लेकिन जो संकेत आगे मैक्रो लेवल पे देखने को मिल रहे हैं
वो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मानसून सही नहीं रहा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, इसमें देखिए कई चीज़ें घट रही हैं। अगर हम इस जो अभी क्वार्टर आने वाला है, यानी जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं जनवरी से मार्च, उसमें ब्रोकरेज द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि नतीजे ओवरऑल इतने अच्छे नहीं रहेंगे जैसे एचयूएल के हैं, उसी हिसाब से नतीजों की उम्मीद है। अब इसमें देखिए तो भाई रूरल क्षेत्र से अभी भी मांग हमें बढ़ने की उम्मीद कम नजर आ रही है, पिछला क्वार्टर इतना अच्छा उम्मीद नहीं गई है। मगर आगे की तरफ देखें तो ये देखिए कि जो रूरल सेक्टर है वो 40% ऑक्यूपाई करता है एफएमसीजी के सेगमेंट का, और उसमें अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें उसमें 55% शेयर रहता है फार्मिंग का। और फार्मिंग में कई तरह की दिक्कतें नजर आ रही है, एल नीनो का खतरा बन सकता है, अभी बेमौसम की बरसात रही थी तो उस तरह से उनकी फसल कितनी बिकेगी, उन्हें कितनी आमदनी मिलेगी, तो वहां पे उनके कमोडिटी प्राइस में भी बढ़ सकते हैं अगर फसल ज्यादा नहीं रही। उसी के साथ फार्मर्स की इनकम में भी फर्क पड़ सकता है। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, तो रूरल क्षेत्र में भी कई तरह की दिक्कतें नजर आ रही हैं। अभी आगे ये भी देखना होगा कि सरकार जो रूरल क्षेत्र की क्या पॉलिसीज लेकर आती हैं, उससे डिमांड पर किस तरह का असर पड़ता है। एल नीनो का खतरा तो बने ही हुआ है। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां भी कंपनियों का फोकस इस बात पर है कि प्रोडक्ट को प्रीमियमाइज करें ताकि वो एक अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सके। क्योंकि एक चीज नोटिस करी गई थी कि जब कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे तो कई ग्राहकों ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स छोड़ के नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर लिया था। इसका मतलब ग्राहक दाम को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव बने हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, और साथ ही साथ आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ रिपोर्ट्स भी खंगाली आपने, कुछ टारगेट वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? लोग अभी बुलिश हैं, बेरिश हैं, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं? जी, ब्रोकरेज हाउस की अगर बात करें तो उसमें जनरली कंपनी अभी भी थोड़ी बुलिश नजर आ रही है। अगर बात करें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तो ये कह सकते हैं कि कंपनियों ने, जो ब्रोकरेजेस ने अभी बायर का रिकमेंडेशन रखा है, लेकिन वो टारगेट थोड़े कम करते हुए नजर आए हैं। और उनका भी एक तरह से यही मानना है कि एचयूएल जो है वो एक मार्केट के दिग्गज है, वो प्रीमियमाइजेशन कर रही है और इस वजह से फायदा रहेगा। लेकिन एक जो कंपनी ने पॉइंट आउट किया है वो ये कि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के ऊपर ज्यादा खर्चा होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जो रिलायंस इस क्षेत्र में घुस रहा है उससे कंपटीशन कैसा रहेगा, क्योंकि एचयूएल ने अपना जो मार्केट सेगमेंट होता है वो 75% में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। और उम्मीद है रिलायंस के बाद वो अपने शेयर को मेंटेन करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर आएगी, वो ब्रोकरेजेस ने कहा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता हुआ नजर आएगा। लब्बो ये है, कंपनी की लागत बढ़ने वाली है, मांग को लेकर के असमंजस बना हुआ है और कीमतें जो है बहुत ज़्यादा कंपनी बढ़ा नहीं सकती है क्योंकि अपनी डिमांड को बनाए रखने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मतलब बहुत अग्रेसिव जो है यहाँ पर खरीदारी देखने को नहीं मिलेगी, खासतौर से शेयरों की बात करें तो। चलिए गौरव जी से इस पर टिप्पणी लेते हैं। गौरव जी, आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल एफएमसीजी पैक को और खासतौर से एचयूएल को आप क्या कुछ कैसे देख रहे हैं? फंडामेंटल्स तो हमने चर्चा कर लिए, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए, चार्ट्स में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में सपोर्ट्स के आसपास में झूल जरूर है, लेकिन एक अंडर परफॉर्मेंस है। अगर आप ओवरऑल स्पेस में अगर देखा जाए तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस में देखने नहीं मिला, बिकॉज फ्रंट सीट पे या फ्रंट फुट पे तो अभी फिलहाल आईटीसी ही है। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट्स वाला देखूँ तो प्रोबेबली आपको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट्स के आसपास में देखने मिले, बट मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह दूंगा। मैं देखिए ऊपर से बहुत बड़ा करेक्शन है, वो वैसा नहीं है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में है स्टॉक ये, बट मुझे यहाँ से वो फील आ नहीं रहे चार्ट्स पे जहाँ पे मैं कहूँगा नहीं एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड से आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। किसी के पास अगर है निवेशक है लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री जो है मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा। तो फर्स्ट एंट्री अवॉइड कीजिए। चार्ट्स भी ये कह रहे हैं और फंडामेंटल्स भी ये कह रहे हैं कि खरीदारी के लिए बहुत सारे विकल्प हैं और उस पर हम एक एक करके चर्चा भी करते रहते हैं और गौरव जी से भी आज हम पूछेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अवॉइड करिए, ये आपके लिए सलाह निकल के आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम एफएमसीजी सेक्टर पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। चलिए इस बीच जरा आर्यन राठौर जी का प्रश्न आया है। सर, विप्रो 380 पे ले रखे हैं 450 शेयर और कल आलोक टेक्सटाइल में हमने जो है 5000 शेयर मेरे पास है 15.70 रुपये के भाव पर 13% की कल तेज़ी देखने को मिली थी, 5 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम रहा था। क्या मेरा भाव इस रैली में आ सकता है? सर, विप्रो को लेकर सर ने बता दिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत विस्तार से चर्चा की कि अभी विप्रो में खरीदारी करने की कोई जो है सलाह नहीं है। आपका भाव जो है 380 का है, तो ठीक है, आप तो अभी मतलब नुकसान में आप नहीं हैं, तो आप चाहें तो इस रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं निकलने के लिए। दूसरा इनका प्रश्न सर आलोक टेक्सटाइल के ऊपर है। कल की तेज़ी को लेकर के इनकी टिप्पणी है, 1570 की इनकी खरीद है, बहुत सुस्त शेयर है सर, लेकिन क्या इस रैली में इनको निकल जाना चाहिए? देखिए ये यहाँ पे
ओवरऑल देखेंगे तो एक स्पॉट्स आपको टेक्निकल बाउंसेस वाला कह दीजिए सॉर्ट ऑफ, वो आपको देखने मिल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे यहाँ पे एज सच कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। 14 रुपए का एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर क्लोजिंग आ गया वीकली का, तब थोड़ी और अपसाइड की उम्मीद भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे उतना इसमें वाव फैक्टर नजर नहीं आ रहा, तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। एक बार निकल जाइए सर, बिना मतलब जितनी दिन आप रहेंगे उतने दिन टेंशन में रहेंगे। एक बार नुकसान बुक कर लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे शेयर तलाशिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच कबीर जी के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। अंबर इंटरप्राइजेज के इन्होंने 10 शेयर ले रखे हैं, 3607 का भाव है। और क्या इसे एवरेज कर सकते हैं जानना चाह रहे हैं। 3 साल का नज़रिया इनका है, 3 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो अंबर इंटरप्राइजेज 1841 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद है वो 3607 की है। सर आपके पास सब विकल्प ही क्या रहा, बहुत लेट नहीं पूछा आपने कि जब आपने 3600 का शेयर जो है अब 1700 का 1800 का भाव देखने को मिल रहा है, तब आप प्रश्न पूछ रहे हैं। सर कुछ इनके लिए गुंजाइश बची है या फिर अभी क्या करना चाहिए? देखिए शेयर ऊपरी लेवल्स पे ऐसा कोई रीजन अगर कहूँगे था नहीं ऐसा कुछ, पर मुझे लगता है कि शायद यहाँ से प्राइस करेक्शन ज्यादा ना आए। लेकिन हमेशा एक रिव्यू फैक्टर होना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप 1690 का एक स्टॉप लॉस इस्तेमाल कीजिए। टूट जाता है तो आप इसको एक बार एग्जिट कीजिए, और अगर नहीं होता तो एक सस्टेन हुआ तो आपको एक अपसाइड आपको देखने मिल सकते हैं। 3 साल का है तो मुझे लगता है आपको आपके लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। चलिए, अब चूंकि लगातार हम कुछ एक बजिंग स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत करते रहते हैं, और आज एक अच्छा खासा बज, एक अच्छी खासी तेजी पीआई इंडस्ट्रीज़ के शेयर में भी देखने को मिल रही है। आज हमने देखा कि बाजार खोलने के थोड़ी देर बाद ही इसमें करीब 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। और आपको बता दें कि 4 दिन की गिरावट के बाद जो है आज हम इस कंपनी के अंदर हम शेयर में देख रहे थे करीब 11% के आसपास का उछाल देखने को मिला। दरअसल हुआ यह है, कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है पीआई हेल्थ, उसने यूएस में 2 एक्विजिशन किए हैं, 2 अधिग्रहण किए हैं। यूएस कंपनी थेराकेम रिसर्च मेडिलैब का जो इंडियन सब्सिडरी है उसको खरीदा है, साथ ही साथ इसके यूएस में एसेट भी खरीदे हैं। इसके अलावा यूएस की कंपनी आर्किमिका का भी कंपनी ने एक्विजिशन किया है, और कंपनी का कहना यह है कि जो नए एक्विजिशन किए गए हैं उससे कंपनी के फार्मा कारोबार में मजबूती देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 दिन की जो गिरावट रही है उस गिरावट के इतर कंपनी ने काफ़ी अच्छा आज रिटर्न देती हुई दिखाई दी, 10% के आसपास की तेज़ी। सर अगर आप ट्रैक करते हो पीआई इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 4 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर चल रहा है, और क्या ये जो मजबूती है कितनी इसे आप टिकाऊ मान रहे हैं? 3360 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अभी भी यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बची हुई है, या आपको लगता है कि अब रैली एक आ चुकी है, थोड़ा वेट करना चाहिए? इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जितनी का अगर मैं चार्ट देख पा रहा हूँ तो 3600 का एक इसमें हर्डल है फिलहाल। अगर आप देखिए तो एक पिछले 1-2 क्वार्टर से स्टॉक जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स इसके 2900 के हैं, और ऊपर में हर्डल जो है 3600 की है। तो एक बार इसको 3600 के ऊपर वीकली क्लोज देने दीजिए, फिर एक नई रैली शुरू होगी और काफी बड़ी अपसाइड को देखने मिल सकती है। यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना मुझे सही नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी अपसाइड को देखने मिल चुकी है। अगर मुझे प्रीएम्प्ट करना ही है कि ब्रेकआउट होगा, तो मैं करेक्शन पे करूंगा जहाँ पे मेरे सपोर्ट्स के नजदीक मुझे देखने मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस 2900 के होंगे, तो काफी डीप स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो वो सबसे अगर करेक्शन आए तो बाय कीजिए, या ब्रेकआउट से बाय कीजिए। करेक्शन आए तब या तो खरीदारी करें, या फिर एक ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ ये तेज़ी और बढ़ती है तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अभी की जो है थोड़ा दूरी बना करके चलिए। गोदरेज कंज्यूमर ने किया है रेमंड की सब्सिडरी कंपनी का एक बड़ा अधिग्रहण किया है, और बता दें कि रेमंड के पूरे एफएमसीजी कारोबार को 2825 करोड़ रुपए में गोदरेज कंज्यूमर ने खरीदा है। रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है जिसको खरीदा गया है। अधिग्रहण के बाद से कंपनी को अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़ाने में मदद मिलेगी। 10 मई जो है अगले महीने 10 मई 2023 तक ये एक्विजिशन पूरा किया जाएगा। जो इनके बड़े ब्रांड है, एक डिओड्रेंट का ब्रांड है पार्क एवेन्यू, जो कि इसके अब गोदरेज कंज्यूमर का हिस्सा होगा। इसके अलावा कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी कामसूत्रा अब गोदरेज कंज्यूमर का हिस्सा होगी, और कंपनी को अधिग्रहण से के बाद 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो मेंटेन करने में, डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहना है गोदरेज कंज्यूमर का। हालांकि एक्विजिशन हुआ सर, एक्विजिशन के बाद लेकिन हमने देखा है दोनों ही कंपनियों में, रेमंड और गोदरेज कंज्यूमर दोनों में ही दबाव आज देखने को मिला, जो है सुबह से दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट्स पे क्या कंडीशन देखने को मिल रही है यहाँ पे? क्या इस गिरावट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है क्या? ये गोदरेज कंज्यूमर में नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे एक सवाल आया था टीवी के माध्यम से,
तो मैंने ये कहा था कि जब तक इसकी जो क्लोजिंग है वो आपको 980 के ऊपर नहीं आती, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही लेवल से पिछली बार भी ये करेक्शन हमको देखने मिला था, इस बार फिर हमको वही देखने मिला है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री के मौके गोदरेज कंज्यूमर में नहीं देखूंगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो रहा है। वहीं अगर आप रेमंड की बात की जाए, जब तक इसकी क्लोजिंग जो है 1660 की अगर आती है, अगर 1670 की अगर क्लोजिंग अगर आती है, तो प्रोबेबली आपको और अपसाइड देखने मिल सकती है। अदरवाइज आज का अगर आप कैंडल देखें, ये वीक का कैंडल देखें, तो ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के आसार है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, करेक्शन में इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन मौजूदा स्तर पर मैं दोनों को अवॉइड करूंगा। गौरव जी, जो जो जिसका इंतज़ार हमारे तमाम दर्शक कर रहे हैं कि क्या आपके पसंदीदा एक दो शेयर अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, क्या लक्ष्य वहाँ पर आप देख रहे हैं और कितने समय का नज़रिया वहाँ पर रखना चाहिए, तो अगर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हो जाए तो। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने चर्चा की थी, इन्फोसिस वो एक टॉप बेट रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो मुझे आरईसी अच्छा लग रहा है। एज अ डिस्क्लेमर, हमने दोनों इन्फोसिस और आरईसी दोनों अपने क्लाइंट्स को दिए हैं और सेम टाइम फ्रेम के लिए ही दिए हैं। आरईसी जो है वो 1 महीने का ट्रेड होगा, प्रोबेबली आप 122 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 145 का इसमें लक्ष्य होगा। तो मैं समझता हूँ कि आरईसी और इन्फोसिस ये जो दो है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो दो यहाँ पर शेयर यहाँ पर निकल के आए, आरईसी और इन्फोसिस। सर एक बार टारगेट अगर आप रिपीट कर दें, टारगेट इन्फोसिस का क्या दे रहे हैं और आरईसी उस पे, आरईसी पे क्या टारगेट है सर? इन्फोसिस का टारगेट हमने फ्रेश लाइफ टाइम हाई क्या रखा था, आप यहाँ से तकरीबन 40-50% की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 2 साल से 2.5 साल के यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आरईसी की बात की जाए तो 145 का इसमें लक्ष्य होगा और 122 के इसमें स्टॉप लॉसेस। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लोमर आपकी तरफ से आज के लिए? देखिए, जो भी हमने आज स्टॉक्स पर चर्चा की है, मेरी पर्सनल होल्डिंग उसमें नहीं है। कुछ शेयरों पे हमने अपने क्लाइंट्स को चर्चा भी की है, ट्रेड भी करवाया है, और जैसे मैंने कहा आरईसी और इन्फी है, इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और शेयर बाजार की गुत्थी को सुलझाने के लिए। उम्मीद है सर कि आगे भी आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से थोड़ा समय हमारे दर्शकों के लिए, मनी 9 के लिए निकालते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। लेकिन आगे कार्यक्रम को में बढ़ें और समाप्त करें उससे पहले ज़रा एक शेयर हम चाहूँगा कि उसके चार्ट दिखा दीजिए सिंजीन का। और अभी अभी जो है रवि जी जो कि कल के हमारे गेस्ट थे, उनकी तरफ से मैसेज आया कि कल उन्होंने ये स्टॉक जो है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने रेकमेंड किया था, और यहाँ पर जो है जो अपनी टॉपिक के रूप में, और यहाँ पर उसने अपना लक्ष्य हासिल किया है। पहले उन्होंने आरवीएनएल, आपको याद होगा कि लास्ट वीक दिया था, उसने मात्र 4 कारोबारी सत्र में अपना लक्ष्य हासिल किया था। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंजीन जो उनकी टॉप पिक थी, उसने अपना जो है लक्ष्य हासिल किया है। आज हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिल रही है और अच्छे खासे मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिंजीन के अंदर, और जिसके चलते यहाँ पर ये लक्ष्य यहाँ पर हासिल होता हुआ 3.5% की तेज़ी 671.55 का स्तर देखने को मिल रहा है सिंजीन इंटरनेशनल में। तो फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं हेलो मनी 9 को, और 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 4 बजे जो है प्रियंका जी आपके साथ जुड़ेंगी और तमाम चीज़ों को लेकर के, खासतौर से पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे पर वो बातचीत करेंगी और बताएंगी आपको कि जो तमाम आपने लोन ले रखे हैं उसको कम करने का जो है क्या तरीका है, जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट हैं उसमें कैसे आपको रणनीति अपनानी चाहिए। मंदार जलकिका जी हमारे साथ मौजूद होंगे, लोन एडवाइज़र। कर्ज लेते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसी चार्जेस हैं जो आपके ऊपर लग सकते हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तारपूर्वक शाम को 4 बजे चर्चा होगी। साथ ही रात को 10 बजे आप हमारे साथ जुड़िए और दिन भर की जितनी भी कॉर्पोरेट खबरें हैं या फिर आपकी जेब से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो रात को 10 बजे आप मनी टाइम के अंदर देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन वीकेंड अच्छे से मनाइए और सोमवार को दोपहर 1 बजे से फिर जुड़ जाइए हमारे साथ। जिनके प्रश्न नहीं ले पाए हैं क्षमा चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब हम तो रोज आ रहे हैं तो आपके प्रश्न कोई भी छूटेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, जो लोग यूट्यूब पे प्रश्न भेजते हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसे व्हाट्सएप पे भी भेज दें ताकि वो हमारे पास सुरक्षित रहे, क्योंकि वो बाद में प्रश्न आपके गायब हो जाते हैं। तो आपके प्रश्न सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्नों पे विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। और बाकी दर्शकों से निवेदन है कि जब फ़ोन आए हमारी टीम की तरफ से तो फ़ोन उठा लिया कीजिए। तो बने रहिए मनी 9 के साथ और सभी को हैप्पी वीकेंड। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो मनी 9।